मैं पीयूष रंजन एग्ज़ाम फोबिया में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आप लोग के बीच आज फिर से करीब 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूं। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको बिहार दरोगा मेंस और बिहार ईएसआई पीडी, ठीक है, ये दोनों में काम देगा। और ये क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसको देखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में इनमें से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? बताइए, इनमें से प्राचीन काल में इनमें से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, विक्रमशिला। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला ये आपको भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ठीक है, और तक्षशिला में ही में चाणक्य ने और चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त ने दोनों ने यहाँ पे अध्ययन किया था। ठीक है, और नालंदा कहाँ पे है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शिक्षा का केंद्र है? तो महायान बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र है। वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में है, और वल्लभी बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का धर्म के शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, विक्रमशिला कहाँ पे है? तो यह आपको भागलपुर में है, और विक्रमशिला भागलपुर में पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? तो धर्मपाल ने। ठीक है, इसका ट्रिक देख लीजिए, जब नालंदा विश्वविद्यालय पूछे तो आप लिख लीजिए यहाँ पे नाकू, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय या कुमारगुप्त को हम लोग शक्रादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विक्रमशिला का मतलब हो जाएगा विद्या। क्या हो जाएगा? विद्या। ठीक है, विद्या मतलब वी से विक्रमशिला और ध से धर्मपाल। तो विक्रमशिला का विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है, तो अगर किसी को इसका ये PDF चाहिए तो वो इस नंबर पे अपना मैसेज करें, व्हाट्सअप करें 8809998475। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है, जो एक बार सिर्फ आप लोग इस क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इसमें कंटेंट क्या है। ठीक है, और अच्छा लगता है तब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रृंगार नेशधम किनकी प्रमुख कृति है? श्रीनाथ की है, कृष्णदेव राय की है, हरिहर की है, या बुक्का की है? ठीक है, तो ये जो सारे हैं आपको किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। 1336 ईस्वी में। किसके समय में की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की थी। और विजयनगर जो राज्य है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के तट पर है। एक एग्जाम में पूछा गया था जो विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर है, तो कृष्णा नदी भी दिया हुआ था और तुंगभद्रा नदी भी दिया हुआ था। तो इसका आंसर कृष्णा नदी नहीं होगा, तुंगभद्रा नदी होगा। क्या होगा? तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हरिहर बुक्का जो थे ये आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले आपको मुसलमान थे, लेकिन एक विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से इन्होंने अपना धर्म हिंदू परिवर्तित किया और फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश हुए। कौन कौन? संगम, शुलूब, तुलुब और अराविडू। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य का जो विनाश हुआ आपको किस युद्ध के दौरान हुआ? तालीकोटा के युद्ध के दौरान। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय जो हैं ये किस वंश से थे? तुलुब वंश से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय तुलुब वंश से संबंधित थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के दरबार में ही देवराय द्वितीय एक आया था। देवराय द्वितीय थे जिनके समय में अब्दुल रज्जाक यात्री आए थे। निकोलो कांटी आए थे, वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। तो निकोलो कांटी जो आए थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने भारत में होली और दिवाली जो होती थी उसके बारे में चर्चा किया है। ठीक है, नुनुज और अच्युत राय ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे, ये सब कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है श्रृंगार नेशधम किनकी प्रमुख कृति है? तो श्रृंगार नेशधम जो है श्रीनाथ की कृति है, और श्रीनाथ जो है देवराय द्वितीय के दरबार में देवराय द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, और देवराय द्वितीय के दरबार में कौन विदेशी यात्री आया था? तो अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने थे? जैसा कि हम लोग को पता था
पता है 1924 में जो बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में ही मात्र कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था? तो 1901 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है अभी जो कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने थे? तो इसका आंसर क्या है बताइए? 1924 तो होगा नहीं, क्या कि इसमें गांधी जी थे। 1931 बताइए, 1940 बताइए और 1906 बताइए। देखिए 1931 के अधिवेशन में कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और यह जो अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो कराची में हुआ था। कहाँ पे? कराची में। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकार की मांग की थी और आर्थिक कार्यक्रम पर नेहरू ने संकल्प प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था जो गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है, और इसी अधिवेशन में आपको पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया गया और इसी अधिवेशन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है जाने के लिए तैयार हुए थे। कहाँ पे? लंदन में। ठीक है, 1940 पता ही है कौन बने थे? सबसे युवा अध्यक्ष बताइए, कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और 1906 में बताइए आप लोग कहाँ पे थे? ठीक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, ये सभी सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मैंने एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिया है, लेकिन मैंने उसको आपको जब बता रहा था तो उस बारे पॉइंट में बताया, क्वेश्चन के रूप में नहीं दिया था। तो इसलिए मेरी जो बातें होती हैं उसको भी गौर से सुनिए। ठीक है, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आया कब था? तो 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एक आता है पारिस्थितिकी पर्यावरण अधिनियम, यह जो है आपको 1980 में आया था। पारिस्थितिकी पर्यावरण अधिनियम यह आपको कब आया था? 1980 में आया था। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है? तो देखिए 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के लिए हम लोग जानते हैं अनुच्छेद क्या है? 21 क। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की देखभाल के लिए। तो यह जो है आपको अनुच्छेद 45 के तहत लाया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 45 के तहत। अनुच्छेद 44 क्या है? अनुच्छेद 44 है समान सिविल संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 44 क्या है? समान सिविल संहिता। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 359 के तहत ही 20 और 21 मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार लागू किया जाता है। अनुच्छेद 359 के तहत ही 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार को ख़त्म किया जाता है आपातकाल के दौरान। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्द कब लागू किए गए? तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो ये प्रस्तावना में सबसे पहले प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसमें आपको प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की। ठीक है, और समानता कितने प्रकार की है? प्रतिष्ठा और 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो 1976 में तो शब्द जोड़ा गया, लेकिन लागू कब से हुआ? तो 1977 से लागू किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना को किस प्रकरण के दौरान कहा गया? संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना को किस प्रकरण के दौरान कहा गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बेरुवारीवाद। तो किस प्रकरण के दौरान कहा गया? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, ये बेरुवारीवाद में क्या हुआ था? तो बेरुवारीवाद जो है आपको 1960 में आया। इसमें यह कहा गया जो उद्देशिका, प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, तो उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है, ये कहा था बेरुवारीवाद। लेकिन उसके बाद फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। कब आया? 1973 में। इसने उद्देशिका को संविधान का अंग माना है। इसने उद्देशिका को संविधान का अंग माना है।
ठीक है। और संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना को किस प्रकरण के दौरान कहा गया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण के दौरान कहा गया। एक चीज़ आप लोग यहाँ से ये ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, जो बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की मूल आत्मा किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी आर अम्बेडकर के अनुसार मूल आत्मा कहा गया है, ठीक है। लेकिन जब अगर बी आर अम्बेडकर न दिया हो और तब आपसे पूछे जो संविधान की मूल आत्मा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। समझ में आ गया? ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, किस चट्टान को सभी चट्टानों की जननी कहा जाता है? बताइए, किस चट्टान को सभी चट्टानों की जननी कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को सभी चट्टानों की जननी कहा जाता है। किस चट्टान को? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कैसी होती है? तो आग्नेय चट्टान आपको परत रहित होती है, हालांकि इसमें आपको सभी मूल्यवान चीज़ें इसी चट्टाने में पाई जाती हैं, ठीक है। और आग्नेय चट्टान में ही, ठीक है, आग्नेय चट्टान में ही ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट और ग्रेवो, ये सब चट्टानें आपको आग्नेय चट्टान में ही पाई जाती है। अवसादी चट्टान में आपको पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। अवसादी चट्टानों में ही जीवाश्म पाया जाता है। आग्नेय चट्टान में आपको जीवाश्म नहीं पाया जाता है, लेकिन अवसादी चट्टान में ही आपको जीवाश्म पाया। किस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में, ठीक है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। आपको ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, ग्रेवो, ये सब आग्नेय चट्टान के ही रूप हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चक्रवात के शक्ति मापी यंत्र को कौन सा स्केल कहा जाता है? तो चक्रवात के शक्ति मापी यंत्र को कौन सा स्केल कहा जाता है? चक्रवात अब आता कैसे है? ठीक है, देखिए, चक्रवात में जो है हवा बाहर से भीतर की ओर चलती है, ठीक है। चक्रवात में जो हवा बाहर से भीतर की ओर चलती है। तो चक्रवात के देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, टॉर्नेडो, हरिकेन और टाइफून। ये सब क्या है? चक्रवात है। इनमें सबसे विनाशकारी कौन सी है? टॉर्नेडो। यह जो है 326 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चक्रवात के शक्ति मापी यंत्र को कौन सा स्केल कहा जाता है? तो टी स्केल। तो ये पी स्केल क्या है, आर स्केल क्या है और एस का स्केल क्या है? देखिए, ये पी स्केल, आर स्केल और एस स्केल, ये सब किससे हैं संबंधित हैं? भूकंप से संबंधित हैं। तो पी तरंगे जो हैं सबसे पहले पहुँचती हैं, ठीक है। और एस तरंगे जो हैं केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, जबकि एल तरंगे सिर्फ धरातल पर चलती हैं। और यह इसलिए इसको धरातलीय तरंग कहा जाता है। किसको धरातलीय तरंग कहा जाता है? एल तरंगों को। और कौन सी तरंग लुप्त हो जाती हैं भूकंप के दौरान? तो एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। भूकंप जहाँ सबसे पहले उठता है उस स्थान को केंद्र कहा जाता है, ठीक है। और जहाँ सबसे पहले पहुँचता है उसे क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा में कौन सी महिला नहीं थी? बताइए। विजया लक्ष्मी पंडित, अमृता कौर, नल्ली सेन गुप्ता और सरोजिनी नायडू। तो इसमें बताइए कौन है? तो नल्ली सेन गुप्ता। इनका संबंध एक चीज़ और से है। जब आपसे पूछे भारतीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यही नल्ली सेन गुप्ता थी। जब आपसे पूछे भारतीय कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नल्ली सेन गुप्ता, ठीक है। तो इसमें क्या, इसका आंसर क्या होगा? संविधान सभा में कौन सी महिला नहीं थी? तो नल्ली सेन गुप्ता। टोटल संविधान सभा में जो था 15 महिला थी। कितनी महिला थी? 15 महिला थी, ठीक है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको कहाँ पे है? कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे है, तो यह कानपुर में है। औषधीय संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। अगर आपसे पूछे केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो ये भी आपको कोयम्बटूर में ही स्थित है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के जीवन यापन हेतु कौन सा कटिबंध अच्छा माना जाता है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध। एक्चुअली इस कटिबंध में क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध में यह आपको 45 डिग्री से लेके 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। तो इस कटिबंध में क्या होता है? सूर्य की किरणें डायरेक्ट सिर पे नहीं पड़ती हैं। सूर्य की किरणें क्या होती हैं? तिरछी होती हैं, ठीक है। तो इसी कारण से यह कटिबंध रहने के लिए उपयुक्त माना जाता है।
ठीक है, कितना का होता है, कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच, 45 डिग्री से लेकर 66 डिग्री के बीच। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अब जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे, तो आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, जो भी जिस समिति के आगे संघ लगा हो उससे आप समझ लीजिए जवाहरलाल नेहरू। तो संचालन समिति, तो नियम समिति, झंडा समिति और संचालन समिति, ये सारे समिति जो थे इन सब के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जब आपको संविधान सभा में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इसके अंतर्गत गठन किया गया था, राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत ही गठन किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखा गया है? मिनहाज, अलबरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। देखिए, अलबरूनी ने क्या लिखा था? किताबुल हिंद। ठीक है, अलबरूनी ने कौन सा किताब लिखा था? किताबुल हिंद। इब्न बतूता ने क्या लिखा था? रेहाला। इब्न बतूता किसके समय आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ठीक है, अब अमीर खुसरो ने सबक ए हिंदी के नाम से या हिंदुस्तानी हिंदी के नाम से एक किताब लिखी थी। ठीक है, तो तबकात ए नासिरी जो है आपको मिनहाज उल सिराज ने लिखा था। ठीक है, यह जो किताब लिखा था तबकात ए नासिरी सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित था, लेकिन इस किताब में मोहम्मद गौरी जो भारत पर विजय किया था उसके बारे में वर्णन किया गया है। किस किताब में? तो तबकात ए नासिरी किताब में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पहला मुसलमान कौन था जिसने भारतीय होने का दावा किया? बाबर था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, अमीर खुसरो था या अलबरूनी था? बताइए। तो पहला मुसलमान आपको अमीर खुसरो था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। कौन था? भारतीय होने का दावा किया था। अमीर खुसरो आपको जो है आपको सितार का आविष्कार किया था, तबला का आविष्कार किया था। ठीक है, अमीर खुसरो आपको सितार का आविष्कार किया था और तबला का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो ही नहीं, सिर्फ अमीर खुसरो के बाद साथ निजामुद्दीन औलिया ने भी 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो 7 सुल्तान में देखिए, बलबन से लेकर और मोहम्मद तुगलक के बीच में जितने भी सुल्तान आते हैं उन सब का शासनकाल अमीर खुसरो ने देखा था, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? सबने आंसर मार दिया होगा, क्या मारा होगा? 8 मार्च। लेकिन नहीं, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और 13 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। यह राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो क्या नाम है, स्वर कोकिला, ये सरोजिनी नायडू की याद में मनाया जाता है। ठीक है, स्वर कोकिला ने, कोकिल कुछ ऐसा ही था, देख लीजिएगा क्या है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? तो इंदिरा गांधी की याद में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व बताइए किस, कुछ टाइगर से संबंधित और बातों को जान लेते हैं। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाद कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। टोटल भारत में कितने टाइगर हैं? 2967। इसको याद कर लीजिएगा, आपको पीटी में भी पूछा जा सकता है, मेन से भी पूछा जाता है। नागार्जुन 2967। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, हाँ, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में एक और है सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी आपको पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्वजल धारा योजना की शुरुआत कब की गई? तो स्वजल धारा योजना की शुरुआत आपको 2002 में की गई। हाल ही में गुजरात में एक सुजलाम सफलाम जल योजना की भी शुरुआत की गई है। गुजरात हाल ही में, करंट से संबंधित मैं बता रहा हूँ, हाल ही में सुजलाम सफलाम योजना जल से संबंधित यह योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो गुजरात में शुरू की गई, और यह योजना आपको 2002 में शुरू की गई थी। भारत निर्माण योजना 2005 में शुरू की गई थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी राशि दी जाती है? ओलंपिक खेल कितने वर्षों पे होता है? 4 वर्षों पे। ठीक है, और 2 ओलंपिक खेल के मध्य कौन सा खेल होता है? तो राष्ट्रमंडल खेल होता है। ध्यान से सुनिएगा, 2 ओलंपिक खेल के मध्य राष्ट्रमंडल खेल होता है। हालांकि राष्ट्रमंडल खेल भी 4 वर्षों पे ही होता है। तो ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने पे कितनी राशि दी जाती है? तो 75 लाख। ठीक है,
और स्वर्ण के बाद क्या आता है, रजत। रजत पदक जीतने पर कितनी, 50 लाख, और कांस्य पदक जीतने पर आपको 30 लाख, ठीक है। और ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय खिलाड़ी को भारत की तरफ से 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब क्या है। गुजरात में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? टोटल ज्योतिर्लिंग है कितना, 12। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है गुजरात में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। रामेश्वरम, रामेश्वरम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। महाकालेश्वर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। महाकालेश्वर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। जहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ में, उज्जैन में, ठीक है। जहाँ पर अभी जो दुर्दांत अपराधी विकास दुबे पकड़ा गया था, ठीक है, ठीक है। महाकालेश्वर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मल्लिकार्जुन यह कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अब क्या बचा, नागेश्वर। नागेश्वर कौन कहाँ पे है, गुजरात में। लेकिन गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है, नागेश्वर और सोमनाथ, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मेजा कोयला आधारित विद्युत स्टेशन किस राज्य में है? तो मेजा कोयला आधारित विद्युत स्टेशन किस राज्य में है बताइए? तो यह आपको उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दो है। विंध्याचल, ध्यान से सुनिएगा, विंध्याचल यह सबसे अधिक मेगावाट का आपको कोयला आधारित विद्युत स्टेशन है, 4000 के लमसम कुछ है, ठीक है। और विंध्याचल और गाडरवाड़ा, ध्यान से सुनिएगा, विंध्याचल और गाडरवाड़ा कोयला आधारित विद्युत स्टेशन कहाँ पे है, विंध्याचल और गाडरवाड़ा, यह आपको मध्य प्रदेश में है। वल्लूर कहाँ है, तो वल्लूर आपको कहाँ पे है, सॉरी वल्लूर कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। वल्लूर, वल्लूर कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था बताइए? सब तो मार दिए होंगे, लेकिन सारे का गलती होगा, लगभग का गलती ही होगा। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में 1916 में। और यहीं पे राजकुमार शुक्ल ने इनसे अनुरोध किया था चंपारण के किसानों के बारे में। तभी महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण में 1917 में आंदोलन किए थे, ठीक है। टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है बताइए? टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? तो टेम्पल ट्रीज आपको श्रीलंका के देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, ठीक है। चलिए देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, तो व्हाइट हाउस में। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे? महादेव गोविंद रानाडे नहीं। और महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु किसके थे? तो महात्मा गांधी के गुरु थे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्षमावानी त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो क्षमावानी त्यौहार किस धर्म से संबंधित है बताइए? बौद्ध, शैव, जैन, भागवत, किससे? तो क्षमावानी त्यौहार जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल। प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी आपको बिहार दुर्गा पीटी में क्वेश्चन पूछा था। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो परशवनाथ। परशवनाथ के आपको प्रतीक चिन्ह कौन था? तो सर्प। एक चीज़ देखिए, इसका ट्रिक बता देता हूँ। देखिए परशवनाथ ऐसे लिखा जाता है, परशवनाथ, ठीक है। अब देखिए वो में ये ऊपर रेप है और सर्प में भी ऐसे ये होता है, तो परशवनाथ का क्या हो गया? सर्प। अब बचे महावीर। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो महावीर का प्रतीक चिन्ह था सिंह। और महावीर ने जब परशवनाथ ने 4 जोड़े थे, उसमें 5वां ब्रह्मचार्य महावीर ने ही जोड़ा था, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। रामा राव समिति का संबंध किससे? रक्षा से है, बैंकिंग से है, रेलवे से है, जनसंख्या नीति से है। देखिए जनसंख्या नीति से मैंने आपको बता दिया है, स्वामीनाथन समिति है। रेलवे, देखिए रेलवे से, रेलवे में आपको एक माल किराए भाड़े से संबंधित था, नंजुनदप्पा समिति। ध्यान सुनिएगा, रेलवे में किराए भाड़े से एक समिति संबंधित था, नंजुनदप्पा समिति, नंजुनदप्पा समिति, नंजुनदप्पा समिति। और बैंकिंग से मल्होत्रा समिति। बचा क्या? तो रामाराव समिति किससे संबंधित है? तो रक्षा से संबंधित है, ठीक है। किस मुगल शासक के समय गुजरात को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था बताइए? तो यह शासक एक ऐसा शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक अपना किया था, पहला बार दिल्ली में और दूसरी बार आगरा में, ठीक है। और यह शासक ऐसा था जो कि देवराय के युद्ध के जीतने के बाद इसने अपना
उत्तराधिकार घोषित किया था, ठीक है। और इसी शासक के दरबार में आपको सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, और इस शासक ने, जो कि अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था, तो औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था। मैं बता दिया हूँ। और इसी शासक ने जजिया कर फिर से शुरू किया था। और इसी शासक के शासनकाल में बीबी का मकबरा, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, उसे बनाया था, ठीक है। और द्वितीय ताजमहल, इसकी बीबी का मकबरा जो है अपनी पत्नी, औरंगजेब अपनी पत्नी रबिया उद दुरानी की याद में बनाया था, ठीक है। तो वह शासक कौन सा था जिसके शासक के समय गुजरात को स्वतंत्र घोषित कर दिया था? तो वह शासक कौन था? औरंगजेब। और उस समय गुजरात का कौन था शासक? तो मुराद बख्श था। गुजरात का शासक उस समय कौन था? तो मुराद बख्श था। और मुगल शासक कौन था? तो औरंगजेब। और औरंगजेब ने के समय ही सर्वाधिक भारतीय राज्य को जीता गया था। सर्वाधिक भारतीय राज्य को औरंगजेब के समय में जीता। 14 जो था आपको उत्तर भारत था, 6 आपको दक्षिण भारत का था, और एक और कोई शायद सिंध था, ठीक है। तो 14, 6, 20, 21 राज्य को जीता था इसमें, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैज्ञानिक समिति या अनुवाद समिति की स्थापना किसने की थी? बताइए, वैज्ञानिक समिति और या अनुवाद समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसने, जिन्होंने इसकी स्थापना की, तो उन्होंने इसकी स्थापना इसलिए की ताकि लोग पढ़े और पश्चिम सभ्यता की विज्ञान को पढ़े और उसके अच्छी चीज़ों को स्वीकारे। तो इसके लिए समिति की स्थापना की। साथ ही इस समिति की जिन्होंने स्थापना की थी, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की, और अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो सोसाइटी की भी स्थापना की। समझ गए होंगे जो इस समिति की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। राजा राम मोहन राय सबसे पहले आत्मीय सभा, उसके बाद ब्रह्म समाज। जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में द्वारिका नाथ टैगोर की सहायता के साथ की थी, ठीक है। दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौट चलो और आर्य समाज की स्थापना की थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। किनके द्वारा ऐसी मंदिर की स्थापना की गई जिसमें सिर्फ पत्थर रखे होते थे? तो यह जो थे जिन्होंने ऐसी मंदिर की स्थापना की थी वे केरल से संबंधित थे। बताइए कौन है? तो वे हैं नारायण गुरु, ठीक है। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का स्थापना किया था, ठीक है। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का स्थापना की थी, ठीक है। दादू दयाल, यह गुजरात के थे, और दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। कबीर के बारे में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कबीर के बारे में सारे लोग जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? बताइए, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 207 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी और मंत्री संसद सदस्य बने बिना संसद में बैठने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है? हालांकि महान्यायवादी का जितना टर्म होता है वो अपना टर्म पूरा करे, उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर कोई मंत्री पद पर रहना चाहता है तो उसको 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, चाहे वह लोकसभा का बने या राज्यसभा, अगर उसको मंत्री बने रहना है तो। लेकिन 6 महीने के अंदर कहीं संसद में बैठक होती है, उसके अंदर वह बैठ सकता है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 88 के अनुसार, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गांधी जी ने किस यात्रा के दौरान फैसला किया कि वे अपनी बाल मुड़वा लेंगे और सिर्फ धोती पहनेंगे? देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ अभी, देखिए बिहार दौरे का मेंस हो या बिहार दौरे का पीटी हो, ठीक है, जो भी हो बिहार संबंधित, उसमें आपको हिस्ट्री और पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी से ना के बराबर क्वेश्चन। लेकिन मैंने ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन डाला है, मिसलेनियस भी डाला है और करंट अफेयर डाला है, और सारा सेक्शन में करीब 50 क्वेश्चन में डील कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गांधी जी ने किस यात्रा के दौरान फैसला किया कि वे अपनी बाल मुड़वा लेंगे और सिर्फ धोती पहनेंगे? तो इसलिए उन्होंने बाल मुड़वाया और सिर्फ धोती पहना ताकि वो गरीब के जैसे लगे, गरीब देखने में लगे और गरीबों से जुड़े। तो वो जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, मतलब जब मद्रास से मदुरई की ओर जा रहे थे, तो वहाँ की गरीबी को देखकर उन्होंने अपना बाल मुड़वा लिया और उन्होंने निर्णय लिया कि वो सिर्फ दक्षिण भारत की ये धोती पहनेंगे। और दक्षिण कहाँ से कहाँ? मद्रास से मदुरई की यात्रा जब कर रहे थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस अनुच्छेद के तहत, बता दिया है मैंने इसका, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते? तो अनुच्छेद 359 और अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है।
ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस वाद ने जातिगत आरक्षण की सीमा 50% तय की? बिल्कुल एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन सब लाया गया है। किस वाद ने जातिगत आरक्षण की सीमा 50% तय की थी? गोलकनाथवाद, मंडलवाद, इंदिरा साहनीवाद, चंद्रचूड़वाद। लगता है इस क्वेश्चन में भी हमको ज़्यादा उम्मीद लग रहा है, अधिक स्टूडेंट ने आपको मंडलवाद मारा होगा, लेकिन नहीं, इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण की सीमा 50% तय की गई थी। लेकिन हाल ही में EWS को जो आरक्षण दिया गया है उसमें अब क्या हो गया, 10% आरक्षण बढ़ गया। टोटल आरक्षण की सीमा की कितनी हो गई है? 60% हो गई है। ठीक है, तो ये जो इंदिरा साहनीवाद आया था 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में आया था। और इन्होंने जातिगत आरक्षण की सीमा कितनी की थी? मात्र 50% तय की थी। लेकिन हालांकि अब आरक्षण कितना दिया जा रहा है, जातिगत आरक्षण तो 50% दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना किसने की थी? तो यह व्यक्ति ऐसे हैं जो पाकिस्तान से विस्थापित लोग आ रहे थे, उनके कारण 1948 में इस राहत कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, हालांकि अब पाकिस्तान से विस्थापित तो नहीं आते हैं, लेकिन जो भी कुछ आपदा आ जाती है उस दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष से ही आपको यह राशि दी जाती है। किन्होंने इसकी स्थापना की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शून्य आधारित बजट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? देखिए, शून्य आधारित बजट जो है इसमें क्या होता है, पिछले वर्ष को कोई आधार नहीं, पिछला वर्ष के बजट को कोई आधार नहीं माना, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है। तो यह जो बजट है आपको राजीव गांधी के शासनकाल में लाया गया था। कब लाया गया था? देखिए, एक्चुअली यह बजट जो है 1983 में भारत में लाया गया, लेकिन इसको स्वीकारा कब गया? 1946 में लाया गया, स्वीकार गया। ठीक है, और यह शून्य आधारित बजट सबसे पहले 1962 में अमेरिका में लाया गया। किसने लाया था? एक मिनट, तो पीटर फेयर ने लाया था। पीटर फेयर ने शून्य आधारित बजट लाया था। जैसा कि इस बार बिहार दरोगा के पीटी के एग्जाम में आपसे पूछा था जीडीपी शब्द के खोजकर्ता कौन है, इससे आपसे पूछा जा सकता है शून्य आधारित बजट के खोजकर्ता कौन है? तो पीटर फेयर। बिल्कुल एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन सब लाया गया। चलिए देखते हैं वाला क्वेश्चन क्या है। अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है? मतलब जैसे कि एक अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करना हो तो कौन कर सकता है? तो वह कर सकता है कौन? संसद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। संविधान की तीसरी अनुसूची में इनमें से कौन सा भिन्न है? देखिए, तीसरी अनुसूची है क्या? पहला तो सबको पता है, राज्य से संबंधित है। दूसरा क्या है? वेतन है। तीसरा क्या है? शपथ है। चौथा क्या है? बताइए। चौथा आपको राज्यसभा से है। पाँचवां क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों से है। छठा क्या है? आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवां क्या है? आपको सूची सी है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल कितने विषय हैं? बताइए। संघ सूची में टोटल कितने विषय हैं? 97 था, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100। राज्य सूची में टोटल कितना विषय है? था टोटल आपको 66 था, इसको घटाकर 61 कर दिया गया है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? कितने विषय थे? आपको समवर्ती सूची में 47 था, लेकिन बढ़ाकर 52 कर दिया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपको संविधान की तीसरी अनुसूची में इनमें से कौन सा भिन्न? तो तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है, लेकिन इसमें सारा तो शपथ है, तो इसमें से किसका उल्लेख नहीं है? कौन सा भिन्न है, कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रपति का शपथ नहीं है इसमें तीसरी अनुसूची में। ठीक है, संविधान की तीसरी अनुसूची में आठ प्रकार के शपथ का प्रारूप उसमें दिया गया है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा नहीं की गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गाय की किस्म इनमें से कौन सी है? देखिए, मैं अगर फास्ट पढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा वीडियो कम ड्यूरेशन का होगा, तो आप लोग इसको स्लो में देख सकते हैं। ठीक है, गाय की किस्म इनमें से कौन सी है? देखिए, टोडा नहीं लग रहा है, ये तो लग रहा है भैंस की। टोडा भैंस की है। मराठावाड़ा, यह भी भैंस की है। नागौरी, हल्लीकर, खिल्लारी, मलावी, ये सब किसकी फिर किस्म है? गाय की किस्म है। तो नागौरी किसकी है? गाय की। जाफराबादी भी आपको किसकी है? भैंस की है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, छोटा नागपुर पठार निम्न राज्यों में से किस में अधिक फैला हुआ है? तो छोटा नागपुर पठार जो है आपको झारखंड में है, बिहार में है और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है छोटा नागपुर पठार निम्न राज्यों में से किस में अधिक फैला हुआ है? तो यह आपको झारखंड में सबसे अधिक फैला हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? बताइए, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा। कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? 4 भूकंपीय। तो सबसे ज़्यादा प्रचंड वाला जो होता है ये 5वां जोन होता है। कौन सा होता है? 5वां जोन होता है। ठीक है, और इस 5वें जोन में टोटल आपको भारत के भू क्षेत्र का 10.9% भाग आता है। ठीक है, इस आपको 5वें जोन में जम्मू कश्मीर आता है। ठीक है, लद्दाख आता है,
हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है और बिहार का भी कुछ भाग आपको भाग 5 जोन में आता है, ठीक है। और इस 5वें जोन में टोटल भू क्षेत्र का 10.9% भाग आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम भाग 4 बात कर लिए, प्रचंड ये भूकंपीय क्षेत्र 5 की बात कर लिए, अब भूकंपीय क्षेत्र 4 की बात कर लेते हैं। इसके क्षेत्र के तहत टोटल भारत के भू क्षेत्र का 17.3% भाग आता है। 17.3% भाग आपको भाग 4 के तहत आता है भूकंपीय क्षेत्र, ठीक है। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में आपको 30.4% भाग इसी भाग के अंदर आता है। और भाग 2 के अंतर्गत, क्षेत्र 2 के अंतर्गत, भूकंपीय क्षेत्र 2 के अंतर्गत सर्वाधिक भाग इसी के अंतर्गत आते हैं 41.4%। अगर आपसे पूछे भूकंपीय क्षेत्र में सबसे प्रचंड वाला कौन सा है तो भाग भूकंपीय क्षेत्र 5, ठीक है। टोटल 4 जोन है, भाग भूकंपीय क्षेत्र 5, भूकंपीय क्षेत्र 4, भूकंपीय क्षेत्र 3 और भूकंपीय क्षेत्र 2, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी होता क्या है, देखिए यह मिट्टी ऐसी होती है जो भीग जाती है तो यह मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है और सूखने पर काफ़ी कड़ी हो जाती है, ठीक है। और यह मिट्टी आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है। इस मिट्टी में आपको रबर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? रबर की खेती। अब आप लोग समझ चुके होंगे कहाँ पर यह मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो यह मिट्टी आपको केरल राज्य में अधिक पाई जाती है और उसके बाद महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। और इस मिट्टी को सर्वप्रथम खोजा था किसने? तो बुकानन, एक आपको भूविज्ञाता थे, उन्होंने इस मिट्टी को सबसे पहले देखा था। क्या नाम था उनका? बुकानन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद धन का मापक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद धन का मापक क्या है बताइए? देश में उत्पादित समस्त मूर्त माल का, ठीक है। अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं का, अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष सृजित सेवाओं का। तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष सृजित सेवाओं को सकल राष्ट्रीय जीडीपी धन का मापक है। अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष जो कि सृजित सेवा होती है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है बताइए? जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में राज्य जो हैं सर्वाधिक राजस्व किससे अर्जित करते हैं? तो बिक्री कर से। किससे अर्जित करते हैं? बिक्री कर से अर्जित करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप, ठीक है, जो पौधों में संश्लेषित होता है, निम्नलिखित में से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है, निम्नलिखित में से क्या होता है? फ्रुक्टोज जो है वह पौधों में संश्लेषित होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक किस राज्य में खोला जाएगा? तो देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे खोला जाएगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भाई कहाँ खोला जाएगा? तो भोपाल में खोला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2020 का थीम देश कौन सा है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2020 का थीम देश कौन सा है? तो थीम देश कौन सा है? फ्रांस में है, फ्रांस है। विक्रेता बाजार कैसा स्थिति जहाँ है? देखिए विक्रेता मतलब क्या? दुकानदार। विक्रेता बाजार मतलब क्या? दुकानदार। तो दुकानदार का अगर मांग जो है, अगर हम लोग कोई चीज़ मांग पूर्ति से अधिक होती है, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहाँ मांग पूर्ति से अधिक होती है। मान चलिए 4 किताब है और वहाँ पे 10 दुकानदार, 10 ग्राहक जो है, क्रेता पहुँच गए वहाँ पे, तो मांग उस किताब की अधिक है, तो मांग जो है पूर्ति से अधिक है। अगर दुकानदार उस किताब पर 5-5 रुपया भी एक्स्ट्रा ले ले तो उस किताब को लेने के लिए क्रेता तैयार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ मांग पूर्ति से अधिक होती है तो विक्रेता की स्थिति क्या होती है? वहाँ पे अच्छी होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलाया जाता है? तो इन्फ्लुएंजा जो है आपको विषाणु द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2019 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है बताइए? ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 80वां स्थान पाया। हालांकि भारत की स्थिति जो है चाइना से अच्छी है, चाइना से अच्छी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस मतलब यूपीआई के आधारित पेमेंट सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बन गया है? तो रिलायंस जियो बन गया है, ठीक है। तो टोटल ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था। मैंने करंट अफेयर का भी किया है, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।